ठीक है। तो आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, पीछे वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाइल ड्राइविंग अलोंग एन अनबैंक्ड सर्कुलर रोड और टू व्हीलर राइडर हैज टू लीन विथ वर्टिकल, व्हाई इट इज सो, एंड विथ व्हाट एंगल राइडर हैज टू लीन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगल। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि सोचो कि ऐसा सर्कुलर रोड है, अनबैंक्ड है, ठीक है, बैंक्ड नहीं है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है या फिर कर्व है। तो आप क्या करते हो, जैसे साइकिल चलाते हो या फिर बाइक चलाते हो तो क्या करते हो, ऐसे बेंड होते हो, है ना। सोचो कि ऐसा बाइक है मेरा, तो आप ऐसे स्ट्रेट नहीं चलाते हो बाइक, थोड़ा क्या करते हो, बाइक को ऐसे बेंड करते हो, है कि। तो ये बेंड क्यों करते हो, है ना, इसका आंसर हमें चाहिए। और अगर हम बेंड करेंगे तो देखो, अगर बेंड करेंगे तो क्या होगा, एक वर्टिकल के साथ ये जो बाइक है एंगल बनाएगा, है कि नहीं, क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। तो इस एंगल का वैल्यू क्या रहेगा या इस एंगल का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, वो हमें फाइंड करना है। आया समझ में। जब हम बाइक चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है कि सर्कुलर रोड पे या फिर कर्व रोड पे हम बाइक को थोड़ा ऐसे इनवर्ड मतलब ऐसे इनवर्डली क्या करते हैं, बेंड करते हैं, है ना। वो बेंड क्यों करते हैं, और अगर बेंड करेंगे तो जो एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ उसका क्या एक्सप्रेशन रहेगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले तो क्यों बेंड करते हैं, है ना, क्यों बेंड करते हैं। तो बड़ा सिंपल है। साइकिल जब सर्कुलर रोड पे आता है, ठीक है, अगर मैं स्पीड मतलब साइकिल अगर तो क्या होता है कि जो साइकिल के टायर के बीच का और इस रोड के बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है वो बहुत कम रहता है ना, क्या रहता है, बहुत कम। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या रहता है, कम रहता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में अगर साइकिल का स्ट्रेट है तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। लेकिन क्या होता है कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है साइकिल के केस में। तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, अगर बाइक या फिर साइकिल जो है अगर धीरे से चलाऊंगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मुझे स्पीड बढ़ाना है ना, अगर मुझे क्या करना है, साइकिल का सर्कुलर रोड पे स्पीड बढ़ाना है, मतलब जोर से चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, साइकिल को ऐसे बेंड करूंगा, है ना, या फिर बाइक को ऐसे बेंड करूंगा, है ना। तो देखो बेंड करने से क्या होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है ना, पहले के केस में यहाँ पे निकालता हूं मैं। तो अगर यहाँ पहला केस देखो, तो इस केस में क्या होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। हाँ, ये बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है साइकिल के केस में या फिर बाइक के केस में। तो क्या होता है कि अगर मैं बाइक जोर से चलाऊंगा, ज्यादा स्पीड से चलाऊंगा तो बाहर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना, मतलब स्कीड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, साइकिल को या फिर बाइक को बेंड करता हूँ, है ना, अगर सोचो कि बाइक को मैं बेंड करता हूँ ऐसे वर्टिकल के साथ, तो क्या होता है कि क्या होता है, इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन ये वाला हो गया, mg हो गया, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस करेगा। अगर मैं बेंड करता हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो जाता है, बराबर। अगर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बनेंगे, सोचो ये वाला n sin थीटा और यहाँ पे बनेगा n cos थीटा, है ना। तो इस केस में क्या होगा देखो, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, n sin थीटा, है ना। इस केस में जो cm प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, n sin थीटा, और कौन सा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अभी दो दो फोर्स आ गए, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले। तो क्या होगा कि जो चांसेस रहेंगे मेरे स्लिप होने के गाड़ी या फिर स्कीड होने की आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, जब भी बाइक चलाते हैं या फिर टू व्हीलर चलाते हैं तो कर्व आया तो हम ऐसे बेंड होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण बेंड होते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है उसको बढ़ाने के लिए, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। स्पीड बढ़ेगा तो मैं क्या जोर से गाड़ी चला सकता हूँ सर्कुलर रोड पे। इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा इस पे दो दो फोर्स रहेंगे, n sin थीटा भी रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, एंड कौन सा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो जनरली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, मतलब बहुत कम होता है, तो इसको हम निग्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इसको निग्लेक्ट करते हैं, है ना। जब डेरिवेशन करेंगे तो हम इसको निग्लेक्ट करेंगे, तो सिंपल एक ही फोर्स एक्ट होगा सेंटर की डायरेक्शन में, n sin थीटा, ठीक है। देखेंगे कैसे हम इसको निग्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले समझ में आया ना
कि हम बेंड क्यों होते हैं, क्योंकि जब बेंड नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम रहता है, तो स्किड होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। स्किड होने का मतलब टिप बोलेंगे इसको, मतलब इधर बाहर जाने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जैसे हम बेंड होते हैं तो एक नॉर्मल रिएक्शन आता है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, जो क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा गाड़ी जो रहता है बराबर बैलेंस रहता है, स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो है उसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज सो, इसका आंसर तो हो गया है ना। विथ व्हाट एंगल राइडर हैज टू लीन, है ना। ऐसा कौन सा एंगल रहेगा कि जिस एंगल से जो राइडर है वो क्या होगा, लीन होगा या फिर बेंट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम डेरिवेशन देखेंगे। एंगल ऑफ जो बेंडिंग है ना, जो बेंड किया एंगल है, इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं ना। कंसिडर करो कि एक टू व्हीलर है जो कि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जा रही है, मतलब ऐसे कर्व रोड पे या फिर सर्कुलर रोड पे से जा रही है। ठीक है, सोचो आर उस सर्कुलर रोड का या फिर सर्कुलर कर्व का क्या है, रेडियस है। एम जो है उस टू व्हीलर का मास, और जो थीटा है वो रहेगा एंगल मेड बाय द टू व्हीलर, है ना। एंगल मेड बाय द टू व्हीलर विथ वर्टिकल, एंगल मेड बाय दिस टू व्हीलर विथ वर्टिकल आफ्टर बेंडिंग या फिर आफ्टर लीनिंग। ठीक है, बेंड होने के बाद जो एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ वो क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है, तो देखो एट दिस पोजीशन जब यहाँ पे रहेगा जो बाइक है, तो इस पे कौन से फोर्स एक्टिंग है ना, फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू व्हीलर। ठीक है, हम इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बहुत कम होता है ना। तो कौन से फोर्स एक्ट होंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को छोड़ने के बाद, देखो पहला तो वेट mg, वेट पहला वेट ऑफ टू व्हीलर, वेट ऑफ टू व्हीलर mg। ठीक है, उसके बाद देखो नॉर्मल रिएक्शन n, दूसरा रहेगा नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, जो इंक्लाइंड रहेगा, क्योंकि जो अभी कांटेक्ट है इसके साथ रोड के साथ इस टायर का इंक्लाइंड है, तो रिएक्शन भी क्या रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, n को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ, है ना। n को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ तो क्या क्या बन जाएगा, देखो n cos थीटा एक बन जाएगा और एक n sin थीटा बन जाएगा। ठीक है, डायग्राम में देखो ये जो बन जाएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और ये कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा, तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, n cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, n sin थीटा। ठीक है, तो n cos थीटा कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल, और जो रहेगा ये कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद अब देखो डायग्राम में देखो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला फोर्स रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, n sin थीटा, क्योंकि वो कौन से डायरेक्शन में है, सेंटर की डायरेक्शन में, है ना। तो इन दिस केस सीपीएफ कौन प्रोवाइड करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, मतलब क्या, n sin थीटा। ठीक है, if v is speed of टू व्हीलर, सोचो v जो है टू व्हीलर का स्पीड है, तो क्या बन जाएगा, देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू बन जाएगा n sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं या फिर a नाम देते हैं। उसके बाद देखो वेट को कौन बैलेंस करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है, तो वेट मतलब वेट इज इक्वल टू रहेगा, क्या रहेगा, n cos थीटा, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो वेट क्या क्या हो जाएगा, mg और n cos थीटा, है ना। तो इक्वेशन नंबर बी नाम दो, अगर मैं a को b से डिवाइड करता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। ठीक है, इक्वल टू क्या बन जाएगा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, n कैंसिल, mm कैंसिल, है ना। क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू बचेगा
इज इक्वल टू बचेगा tan थीटा, है ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, है ना। अगर मुझे थीटा निकालना है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा एंगल ऑफ बेंडिंग के लिए, जिस एंगल से जो टू व्हीलर है वो क्या होगी, बेंड होगी, है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। अब देखो जो थीटा रहेगा किस किस पे डिपेंड करेगा, v पे और r पे। g तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। तो अगर मुझे थीटा बढ़ाना है या फिर स्पीड बढ़ाना है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, थीटा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बेंड ज्यादा होना पड़ेगा। लेकिन इसका भी कुछ लिमिट रहेगा, क्योंकि आप ज्यादा बेंड नहीं हो सकते हो। अगर ज्यादा ही बेंड हो जाओगे तो क्या हो जाएंगे, आप नीचे गिर जाओगे, ठीक है। स्टंट वगैरह में आप देखते हो कि जब भी कर्व आता है या फिर हॉरिजॉन्टल रोड आता है, ऐसे कर्व रोड आता है, तो जो बाइकर रहता है ना एकदम ऐसे मतलब पूरा बेंड हो जाता है ना, होता है ना बेंड, होता है बेंड, है ना। अब वहाँ पे देख लेना तो वो वहाँ पे कर्व रोड रहता है, तो उसको स्पीड मेंटेन करने के लिए, है ना, स्पीड अगर उसको वैसे ही मेंटेन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, थीटा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बेंड होने का जो एंगल है वो क्या क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जी आर भी बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी आर तो घटाना पड़ेगा। थीटा बढ़ाना है तो क्या आर घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अगर ज्यादा ही शार्प बेंड रहेगा, शार्प ज्यादा बेंड रहेगा, मतलब आर अगर कम रहेगा तो क्या रहेगा, आर कम रहेगा तो थीटा भी ज्यादा करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। अगर आर बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है तो जो बेंड एंगल रहेगा, बेंडिंग एंगल, वो भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है, क्योंकि थीटा और आर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेंडिंग ऑफ क्या बोलेंगे, टू व्हीलर के बारे में। अब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वेल ऑफ डेथ के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो वेल ऑफ डेथ में क्या रहता है ना, ऐसा वेल ऑफ डेथ रहता है, मौत का कुआं जिसको हमने बोला था। इसमें एफएस ऊपर रहता है, एमजी नीचे रहता है ना। जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे या फिर ये वीडियो देखोगे तो उसके बाद या फिर सॉल्व करोगे खुद से, तो आपको वो टॉपिक निकाल के पहले देखना है, ठीक है, तब जाके आप सॉल्व करोगे। या फिर उसको मतलब मैं तो सॉल्व करके दूंगा, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो वो टॉपिक को देखना है, ठीक है। और जो एक्सप्रेशंस रहेंगे या फिर फार्मूलेज रहेंगे वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। तो ये वाला वेट ऑफ डेथ था, इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो किसके बराबर था, वेट के बराबर, वेट के बराबर मतलब mg के बराबर। उसके बाद v मिनिमम का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आया था, अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू, बराबर कि नहीं। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो v की जगह मैं r इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, है ना, क्या लिख सकता हूँ, r इंटू ओमेगा, या फिर ओमेगा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई n, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 पाई n लिखा। अगर उसने स्पीड मिनिमम स्पीड निकालने को बोला तो ये वाला इक्वेशन, अगर मिनिमम एंगुलर स्पीड निकालने को बोला तो ये वाला इक्वेशन, अगर उसने बोला मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल्स कैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कैसा है। अ मोटरसाइकिलिस्ट टू बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास, है ना। जब भी हमने वो वेल ऑफ डेथ में कंसिडर किया था व्हीकल को, हमने पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया था, है कि नहीं। इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, ऐसे हॉरिजॉन्टली घूम रहा है ये मेरा एक सर्कल्स इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल, है ना, सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ वेल, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल वेल है जिसको हम क्या बोलेंगे, मौत का कुआं, बराबर कि नहीं। तो उसमें जो एक साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, घूम रहा है सर्कल्स में, ठीक है। उसका जो रेडियस है, इनर रेडियस इस वेल का, मतलब आर जो दिया है उसने बोला है आर है 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द वॉल इज 0.4, मतलब म्यू दिया है 0.4 दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड, क्या निकालने को बोला है उसने, v मिनिमम, ठीक है। और क्या बोला है देखो, मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है, मतलब e मिनिमम फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो देखो मिनिमम स्पीड कैसे देते हैं, मिनिमम स्पीड is given by minimum speed given by in case of well of death, है ना। कैसे देते हैं, n मिनिमम सॉरी v मिनिमम वो रहता है अंडर रूट ऑफ r अपॉन म्यू, ठीक है, rg अपॉन म्यू, ठीक है, rg अपॉन म्यू रहता है।
सब पता है मुझे, वी मिनिमम निकालना है, सब पता है मुझे, आर पता है, आर कितना है देखो 4 है ना, जी कितना है, जी का वैल्यू यहाँ पे दिया है, कितना लेना है हमें 10 है ना, और जो म्यू दिया है वो म्यू कितना दिया है 0.4 बराबर। अगर मैं 4 को 0.4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 10 आएगा यहाँ पे, मतलब 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, मतलब क्या बन जाएंगे इधर अंडर रूट ऑफ 100, तो इसका क्या आ जाएगा 10 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या आ जाएगा 10, मतलब वी मिनिमम का वैल्यू कितना आएगा मेरा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालने को बोला है उसने, मिनिमम स्पीड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है ना, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम ठीक है, तो इसके बाद हम निकालेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम स्पीड निकाल लिया हमने 10 मीटर पर सेकंड उतना आया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है, कैसा है कि n मिनिमम इज इक्वल टू रहता है 2 पाई अपॉन ओमेगा है ना, सॉरी ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है ऐसे, तो इसको मैं मिनिमम लिखूंगा। हमारे पास रहता है ना ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n बराबर, तो n मतलब क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो n मिनिमम रहेगा तो क्या ओमेगा भी क्या रहेगा मिनिमम। अब ओमेगा मिनिमम मतलब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या रहता है r ओमेगा है ना, तो ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा v बाय r, क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा मतलब v बाय r है ना, तो अगर ओमेगा मिनिमम तो v भी क्या मिनिमम, तो इस जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ v मिनिमम अपॉन r मिनिमम इनटू क्या, ठीक है। तो ऐसे में n मिनिमम का वैल्यू निकालूंगा, v मिनिमम हमने अभी निकाला था कितना 10 आया था 10 बराबर, r मिनिमम कितना दिया है देखो मिनिमम सॉरी r मिनिमम नहीं r है ना, r कितना दिया देखो, r कितना दिया 4 इंटू बोले पाई, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे 0.4 आंसर मिलता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मैं तो हर एक करके नहीं देख सकता हूँ ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा है ना, 5 ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लेना, इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो लॉग से सॉल्व करो या फिर अपने मतलब डिवाइड वगैरह करके सॉल्व कर सकते हो आप। तो ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या निकालना था हमें मिनिमम स्पीड, एक साइकिलिस्ट था जो कि कहाँ पे घूम रहा था वेल ऑफ डेथ में है ना, तो उसका मिनिमम स्पीड निकालना था हमें, मिनिमम स्पीड का जो फार्मूला था ऐसा था अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू आर जी अपॉन म्यू है ना, इसके हिसाब से मैंने मिनिमम स्पीड निकाल लिया। इसके बाद मिनिमम स्पीड निकालने के बाद क्या निकाला, मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाला, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना आया 0.4 और मिनिमम स्पीड कितना आया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ऐसा है, पहला एग्जांपल हो गया वेल ऑफ डेथ का, दूसरा एग्जांपल ऐसा है ड्यूरिंग अ स्टंट है ना, उसको स्टंट ही बोलते हैं। अ साइक्लिस्ट कंसीडर टू बी अ पार्टिकल मतलब पॉइंट मास, ठीक है, उसको हम पार्टिकल मान के चलेंगे। इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इनसाइड अ सिलिंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर, ठीक है। सिंपल एक वेल में जो है साइक्लिस्ट घूम रहा है ना, उसका उसने रेडियस दिया है उस वेल का r वो है 6.05 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इफ नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5 मतलब म्यू 0.5 है ना, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, ठीक है, मतलब हमें वही फाइंड करना है मिनिमम स्पीड है ना, जिसके कारण जो है उस जो स्टंट है स्टंट क्या होगा पूरा होगा है ना, मिनिमम स्पीड पूरा होगा है ना। उसके बाद क्या बोलता है मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg है ना, जो आर्टिस्ट का मास है, मास ऑफ आर्टिस्ट वो दिया है उसने 50 kg, ठीक है। इस केस में उसने तो मास ऑफ बाइक भी दिया मतलब देना चाहिए था, मास ऑफ आर्टिस्ट एंड बाइक दोनों देना चाहिए था, क्योंकि दोनों के दोनों मास रहते हैं ना, बाइक का भी मास रहता है और आर्टिस्ट का भी मास रहता है। आर्टिस्ट मतलब कलाकार जो परफॉर्म कर रहा है, कला दिखा रहा है, ठीक है, 50 kg। इफ शी और ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 20%, अगर वो स्पीड 20% से बढ़ाता है तो हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब एफ एस है ना। हमें क्या फाइंड करना है
मिनिमम स्पीड और क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम स्पीड फाइंड करेंगे। मिनिमम स्पीड इज गिवन बाय क्या है, वी मिनिमम अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है इसका, आर जी अपॉन म्यू। सब पता है हमें, आर पता है, जी पता है, म्यू पता है। जी यहाँ पे दिया है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, 10 अज्यूम करेंगे। देयरफॉर वी मिनिमम क्या हो जाएगा, वी मिनिमम इज इक्वल टू आर दिया है 6.05, तो वाला हो गया 10, और म्यू दिया उसने 0.5। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 60.5 हो जाएगा, है ना। 60.5 डिवाइड बाय 0.5, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 121। कैसे होगा देखो, ये हो जाएगा 60.5 बराबर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.5 मतलब क्या होता है 1/2। अगर ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 60.5 इंटू 2। 60.5 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 1.20। हाँ 120 हो जाएगा, है ना। 60 का क्या होता है देख लेना। ठीक है, 121, और देयरफॉर वी मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, वी मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना होता है 11, मतलब 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg, है ना। इफ सी और ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 20%, अगर वो स्पीड अपना स्पीड 20% से बढ़ाता है तो उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो कितना रहेगा। ठीक है, तो वेल ऑफ डेथ में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है वो किसके बराबर रहता है, वेट के बराबर। ठीक है, आप स्पीड कितना बढ़ाओ या फिर घटाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वेल ऑफ डेथ के केस में वो mg बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, mg के बराबर। ठीक है, यहाँ पे स्पीड दिख रहा है, कुछ स्पीड का मतलब है नहीं, वहां पे स्पीड है नहीं टर्म, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो मास पे और ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सिंपल एक 20% जो दिया है इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर मुझे निकालना है तो क्या निकालूंगा मैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs इज इक्वल टू हो जाएगा mg 20% स्पीड का कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। m है हमारा 50 और g है हमारा 10, मतलब कितना रहेगा 500 न्यूटन। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये हो जाएगा मिनिमम स्पीड दैट रिक्वायर्ड टू मेंटेन, मतलब मिनिमम स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा किसको, साइक्लिस्ट को, वो स्टंट परफॉर्म करने के लिए, और उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा मतलब बिटवीन टायर एंड द सरफेस ऑफ द व्हील कितना रहेगा 500 न्यूटन। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखेंगे